नमस्कार सभी प्यारे मित्रों को और प्यारे साथियों, आप सभी का राम क्लासेस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और आप सभी से मेरा इतना अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा लाइक ज़रूर करें, शेयर तो ज़रूर करें। अब आपसे मेरा जो अनुरोध है, सबसे पहले ये है कि राम क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमारे द्वारा हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है। यदि आप सभी स्टूडेंटों को इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर वो लिंक को के माध्यम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए और हाँ, एक बात ये भी है कि आप इस क्लास की यदि पीडीएफ चाहते हैं तो राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हमारे द्वारा इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। तो सबसे पहले जो बात यह है कि धैर्य के साथ प्रैक्टिस सेट को लें, क्योंकि आप सब लोगों की मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग बाग क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल पर जो प्रैक्टिस सेट चल रहा होता है उसको लिखते हैं। अरे सबसे पहले ये बात बताओ, ये क्लास और ये पीडीएफ कहाँ भाग के जाएगा? आज हमारी सामान्य हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट है। और तो शुरुआत करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही है, उस पर आप क्लिक करके हमें बताइए। वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहा जाता है, शब्द समूह को कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वर्णमाला कैसे कहते हैं? वर्णमाला के अंतर्गत स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं। तो वर्णमाला वर्णों के संकलन को भी नहीं कहेंगे, शब्द समूह को नहीं कहेंगे। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? निम्न में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? आदुर ध्वनि है, दुर्गी की है, और ए आई संयुक्त की है, उ ह्रस्व स्वर की ध्वनि है। क्योंकि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ए ई उ ऋषि, और दीर्घ स्वर होते हैं 4, आ ई उ बड़ी ऋषि, और समझ भी आ जाती है इसमें कभी कभी, लेकिन वैसे ये 3 ही हुआ करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कै, घे, जय, फे, इस प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं किसकी हैं? संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, या दक्षिणी भाषाओं की हैं? तो यदि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप ये जो अंकी सी बिंदी देख रहे हैं, ये यदि मिल जाए तो आपको बिना देखे बिना सोच समझे अरबी फारसी की ध्वनियाँ कर देना है और आपका आंसर सही माना जाएगा।
और ये जो नुक्ता चिन्ह सा लगता है आ के ऊपर, ये अंग्रेजी की ध्वनि होती है। जैसे कॉपी है, हॉस्पिटल है, ऐसे शब्द अंग्रेजी की ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि वह वर्ण जिसकी उच्चारण तालु से होता है वह क्या कहलाता है। जो भाई तालु से अगर उच्चारण हो रहा है तो उसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। तो आज हम सब आपको सबसे पहले बताते हैं कि कंठ से जो वर्ण बोले जाते हैं वो हैं कै, खे, गे, घे, अने। आप एक बार प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं कंठ से, जैसे कै, खे, गे, घे, अने। तालु के जो तालु से बोले जाते हैं जैसे चे, छे, जे, झे, अने। उसके बाद मूर्धन्य के बाद है ते, ठे, ढे, ने, ने। दंत के ते, डे, ढे, ढे, ने। उसके बाद कोष्ठ के पे, फे, वे, भे, ये सब बोले जाते हैं। तो अब अगर यदि आपसे पूछा जाए कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या है, तो अल्पप्राण और महाप्राण का सीधा तरीका है, आप सबसे पहले इन पांचों वर्गों को लिखें के, चे, ते, पे, तक से। उसके बाद इनमें से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब एक एक छूट की, ये हो गए अल्पप्राण, और जो बचे बीच के वो हो गए महाप्राण। आपको कितना सीधा एकदम सरल तरीका बताया है अल्पप्राण महाप्राण पहचानने का। आज से पहले मेरे को नहीं लगता है इस प्रकार का आपने तरीका देखा होगा या फिर अंदाज़ा लगाया होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन होते हैं 33। स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो 11 है। उच्चयुक्त व्यंजन होते हैं 2, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इस मिलाकर अगर पूछा जाए कि वर्णमाला में व्यंजन और स्वर कितने हैं, वो 44 होते हैं, और वर्णमाला में पूरे वर्ण होते हैं 52। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। से, है, ये सभी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दंत व्यंजन है, दंत ये वर्ण के अंतर्गत है, ते, ठे, ढे, ढे, और ये टे, ठे, ढे, ढे, ये मूर्धन्य और तालव्य के चे, छे, जे, झे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न यह है कि ये रे लेवे व्यंजनों को कहते हैं, कि ये रे ले वे व्यंजनों को क्या कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, इनमें से कोई ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है। तो आप सभी को मैंने पहले बताया था कि इनको लिखने के बाद जो शेष रह जाते हैं 1, 3, 5, तो उसके बाद क्योंकि महाप्राण आता है तो 2, 4, फिर इसलिए ख महाप्राण ध्वनि है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर आता है। वो न के ध्वनि के स्थान पर आता है। आप न को समझिए, जो चरका वाली लाइन में आता है वो न है। अगर गंगा का पूछा जाए कि किस ध्वनि के स्थान पर आता है, तो गंगा में अने के स्थान पर आता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण 1, 2, पहला और दूसरा सघोष 345 वाले होते हैं, तो मैं घोष वर्ण है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में ए आता है, उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में ए आ रहा है तो उन्हें अकारांत कहा जाता है। आ रहा है तो आकारांत, ई आ रहा है तो ईकारांत, अगर वडी ई आ रहा है तो इसे ईकारांत कहते हैं, ऊ आ रहा तो ऊकारांत, ऊ आ रहा तो ऊकारांत कहते हैं। अब समझ में आया आपको, तो हमें कृपया कमेंट में ये बताएं कि वीडियो हमारी जो क्लास है वो कैसी लगी। क्लास को देखने के बाद वाकई आपको आनंद की अनुभूति हुई या नहीं। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। अल्पप्राण वर्ण आपको बता दिए गए थे पहले, 1, 2, 3, 5 और 2, 4। तो अल्पप्राण के लिए जो सही वर्ण है इसमें के, खे, कै और गे हैं, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है नासिक के व्यंजन कौन सा है। आप नासिक के व्यंजन अच्छी तरह जानते हैं, जो नाक से उच्चारण होता है उनका, जैसे अने, अने, ने, में, ये नासिक के व्यंजन हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो मैंने प्रश्न आपको पहले समझा दिया था। तो हिंदी अगर वर्णमाला में वर्ण कितने ये पूछा जाए, प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाए, तो वर्णमालाओं की संख्या होती है 52। स्वर होते हैं 11,
अयोगवा होते हैं 2, व्यंजन होता है 33, द्विगुण उच्चयुक्त व्यंजन होते हैं 2 और संयुक्त होते हैं व्यंजन 4। तो इस प्रकार से स्वर 11 हुआ और व्यंजन 33 हुआ, तो ये हुआ 44 और अयोग हुआ 2, तो 44 से 2 कितने हुए 46। और उसके बाद संयुक्त जो है 46 से 4 50 और द्विगुण उच्चयुक्त व्यंजन 2, तो ये हुए कुल मिलाकर 50। अयोगवा अंग है, इनको अयोगवा कहा जाता है। उच्चयुक्त व्यंजन आप देख चुके हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में आपको बताया गया था कि स्वर 11 हैं और इन्हीं स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर हैं ए ई ई ऊ ऋषि, दीर्घ स्वर 3 होते हैं आ ई ऊ, और इसके बाद संयुक्त जो हैं ए आई ओ औ। इस प्रकार कुल मिलाकर ये हुआ 11। अब हमारा अगला प्रश्न है कि स एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्णों का सम्मिलित है? तो स में स प्लस रे प्लस ए, स प्लस रे प्लस ए, तो यहाँ पर स प्लस और रे वर्णों का सही उच्चारण है, ठीक है। और त्रय का अगर पूछा जाए तो त प्लस रे प्लस ऐसे बनता है, गे जे प्लस ने प्लस ऐसे बनता है। छत्री का पूछा जाए तो के प्लस से प्लस ए, इस प्रकार से बनते हैं। ये चारों विशेष इम्पोर्टेंट शब्द हैं, इन शब्दों को बार बार पढ़ें तथा लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये विशेष इम्पोर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में आ सकते हैं और हमारा नंबर बढ़ा सकते हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल जो स्वर हैं उनकी संख्या अगर पूछा जाए तो कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या होती है 4, जिनके अंतर्गत मूल स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं, जो है ए ई ऊ ऋषि। इस प्रकार से हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है? ये वे रे ले वे। अगर इनसे पूछा जाए कि ये कौन से वर्ण है, तो ये अंत्यष्ट व्यंजन है। अगर इनमें अर्ध स्वर कौन सा है, तो यह है, ये ध्यान रखें आप। निम्न में से कौन सी व्यंजन संज्ञा सबसे स्पष्ट संघासी कहलाती हैं? तालव्य। आपको ये प्रश्न भी ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों के ऊपर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे डंटे कहते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? डंटे कहते हैं। इसलिए आप ये प्रश्न को समझें, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर इसके समझने में ही दिया गया है। निम्न में दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर ई होती है, ई प्लस ई, क्योंकि इसमें ये जो दीर्घ स्वर होते हैं बिना ह्रस्व स्वरों के नहीं बोले जाते हैं। संयुक्त स्वर बताएं आपको, ए आई ओ औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं जो ए प्लस ई से मिलकर बने होते हैं। ए प्लस ए ओ, ए प्लस ऊ और ए प्लस ओ से मिलकर बनते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण श्रेय है, और ये किन के उच्चारण से बनता है? से प्लस ए, त्रे टे प्लस ए प्लस ए, छत्रे के प्लस ए प्लस ए और जे गे जे प्लस ने प्लस ए। इस प्रकार संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है। अब हमारा अगला व्यंजन है, निम्न में से दंतीय वर्ण है। दंतीय वर्ण क्या है? दंतीय वर्ण है टे, इसमें हलंत भी लगा हुआ है, और टे ठे ढे ये सभी दंतीय वर्ण हैं। ऊ ओष्ठ वर्ण है, ते मुर्डा है और चे तालव्य है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऊ ऊ ऊ। यहाँ पर क्या है? सही वर्ण ऊ है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जीवा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? यदि सुना हो आपने, जीव के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? स्वरों के 3 हैं। अग्र स्वर जिसमें ए ई आई, ए आई, और मध्य स्वर क्या है? ए होता है। और पक्ष स्वर हैं आ ई ऊ ओ औ। अगर पूछा जाए जीवा का आधार पर कितने स्वर होते हैं? जीवा का आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यदि प्रश्न आता है परीक्षा में, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी का आंसर होगा 2, लघु और दीर्घ स्वर। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन से होता है, इसलिए आप इसको ना करें ए बे से, ये गलत है। चे छे जे ये भी गलत है, ये ले वे ये भी गलत है। ऊष्म व्यंजन होते हैं से। अगला प्रश्न है कि निम्न में अल्पविराम व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्पविराम व्यंजन होता है गे। अब हमारा अगला प्रश्न है, उसमें व्यंजन आपको मैंने पहले ही बता दिए गए थे, से है होते हैं।
अंतस्थ में ये लवे उठे ते थे ढे ढे ये मूर्धन्य है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो कंप्लीट होती है और आज की जो क्लास में हमने 30 प्रश्नों को आपको समझाया है बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, और आपको पढ़ने के बाद वाकई कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तथा आप सभी मित्रों साथियों से इतना ज़रूर निवेदन करेंगे हम कि वीडियो को पूरा देखें, शेयर ज़रूर करें तथा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। अब अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी हमारी कल, फिर मिलेंगे। थैंक यू।